So a very good evening to all my dear friends. Today we have yet another topper in our toppers talk for NABARD 2024. आज हमारे साथ टॉपर है शुभम. शुभम hails from मध्य प्रदेश, right शुभम? आप मध्य प्रदेश से हैं, Yes, right? sir. And basically we will know all the right strategy of this Shubham, how he has done that. He has invested a lot of time. इन्होंने बहुत अपना time UPSC में दिया है, and after that he switched on to the plan B. एंड इसके तहत आज ये हमारे सामने है हिज हार्ड वर्क ऑफ पुट आउट. तो वी विल नो दैट व्हाट काउंट्स फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स. ठीक है, यूपीएससी नहीं होता बट वी कैन गो फॉर द प्लान बी, right? So we will talk many of the things related to this and Shubham will explain to this and it will act बहुत motivating factor कि जैसा काम करेगा शुभम योर ओवरऑल जो भी आप कहेंगे आज, बिकॉज आपकी तरफ बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. इसके साथ मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर योर सिलेक्शन इनटू नाबार्ड 2024. माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू शुभम फॉर मेकिंग इट टू नाबार्ड 2024. थैंक यू सर. सर सबसे पहले आपके लिए ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट अपना एक्सप्रेस करना चाहूँगा. और आपके थ्रू बहुत क्लैरिटी मिली इस एग्ज़ाम को समझने के लिए. और जो टेलीग्राम मैसेजेस आपके टाइम टू टाइम ग्रुप में आते रहते हैं, तो उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है कि किस स्टेज पे क्या ज़रूरी है. तो राइट, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू शुभम इस जेस्चर के लिए टू से अबाउट दिस टू मी. शुभम वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट योर जर्नी इन दिस एग्जामिनेशन. यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, आपने यूपीएससी भी एग्जामिनेशन दिया है. यस मेरी सर. आपकी तो बहुत दिनों से बात हो रही है. लास्ट ईयर भी मैं आपसे बात करता था, राइट? वी आर स्टक. दिस ईयर आपको सक्सेस मिला. सो हाउ डिड दिस ओवरऑल जर्नी टू नाबार्ड स्टार्टेड? जब यूपीएससी आप प्रिपेयर कर रहे थे तो नाबार्ड के बारे में फिर आपने कैसे सोचा? सर 2014 से मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था. तो 2020 तक मैंने कंटिन्यूअस 6 अटेम्प्ट्स यूपीएससी में दिए. और मेंस स्टेज से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था यूपीएससी में. फिर हम्म 2020 में मुझे लगा कि अब काफ़ी टाइम इस जर्नी में मैं दे चुका हूँ. तो उसके हम्म बाद मैंने अदर एग्ज़ाम एक्सप्लोर करना चालू किए. कुछ हम्म फ्रेंड्स मेरे नबार्ड में ऑलरेडी थे, तो उनके थ्रू नबार्ड एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन मुझे पता था. लेकिन हम्म नबार्ड में फ़ोकस मेरा तब बढ़ा जब उसका पैटर्न चेंज हुआ. और जब हम्म जो मैथ्स सेक्शन था वो क्वालीफाइंग हुआ, और जब डिस्क्रिप्टिव उसमें ऐड हुआ, तब थोड़ा मैंने नबार्ड पे ज़्यादा फ़ोकस करना चालू किया. और सेकंड अटेम्प्ट में ही मैं नबार्ड में इंटरव्यू लेवल तक पहुँच गया था, और कंटिन्यूअस 3 इंटरव्यू उसमें दिए. तो इसलिए नाबार्ड मुझे लगा कि एक उसमें मेरा इंक्लिनेशन भी है उस सेक्टर में. हम्म और हम्म एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से भी लग रहा था कि ये मेरी रीच में है. तो इसलिए नाबार्ड पे राइट. ज़्यादा फ़ोकस किया. और उसके साथ एक रेगुलेटरी और एग्ज़ाम देता था, लाइक आईएफएससीए से भी. तो मैथ्स उतना अच्छा नहीं था सर मेरा, तो आरबीआई मेरा क्लियर नहीं हो रहा था फेज़ 1. तो नाबार्ड पे ही फ़ोकस रखा, और उसके साथ में कोई एक एग्ज़ाम और रेगुलेटरी बॉडीज़ मैं टारगेट करता था. राइट. शुभम, आपने अभी जस्ट मुझे बताया कि आपको पार्शियल सक्सेस हर ईयर मिलता था नबार्ड के एग्जामिनेशन में, राइट? आप यस सर. इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, आप मेंस लिख रहे हैं एंड दिस टाइम यू फाइनली गॉट सेलेक्टेड. ठीक है. यस सर. तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम व्हाट है, बिकॉज इस टाइम तो वैकेंसीज भी कम था. इस साल तो होना चाहिए था कि और कम चांसेस होते सिलेक्शन के, राइट? यस बट सर. इस साल वैकेंसीज कम थे, उसमें आपने अपना सीट्स पाया, राइट? यू गॉट दैट. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैज वर्कड फॉर यू? अगर आप अपना अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर और इस ईयर के कंपैरिजन में अगर कंपेयर करते हैं तो क्या वर्क किया इस ईयर आपके फेवर में? सर जैसा कि हम जानते हैं कि नबार्ड में इंटरव्यू में स्कोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. हम्म ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मेंस 1 नंबर से निकाल रहे हैं या 10 नंबर से निकाल रहे हैं. इंटरव्यू में 45 मार्क्स मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इस हम्म बार मेरा जो एक फ़ियर फैक्टर था वो गैप ईयर था. मेरा ऑलमोस्ट हम्म 10 ईयर का गैप हो चुका था. तो वो हम्म मेरे माइंड में हमेशा रहता था इंटरव्यू देने के टाइम कि उस पे मुझे काफ़ी ग्रिल किया जाएगा. और हम्म लास्ट 2 इंटरव्यू में मुझे एवरेज एवरेज मार्क्स ही मिल रहे थे. और हम्म वो गैप ईयर भी उसका एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा इंटरव्यू भी उतने अच्छे नहीं जा रहे थे. तो अगर आप हम्म इंटरव्यू में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे और आपका गैप ईयर भी है, तो वो एक नेगेटिव हो सकता है. लेकिन इंटरव्यू अपने आप में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इस बार राइट. जो मैंने अलग किया इंटरव्यू में वो था कि अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड करने पे काफ़ी काम किया. मैंने हम्म काफ़ी सर्टिफ़िकेशन की है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और हम्म वर्कशॉप्स अटेंड करी. एक हमारे हम्म बैतूल डिस्ट्रिक्ट के लोकल एफपीओ में विज़िट किया जो नबार्ड से सपोर्टेड है. तो काफ़ी कीवर्ड्स डालने का ट्राई किया अपने डेफ में. और हम्म. तो उससे काफ़ी हेल्प मिला इंटरव्यू में. मेरा पूरा इंटरव्यू डेफ में जो मैंने मेंशन्स किया था,
उसी के अराउंड चला और काफ़ी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन इस बार मुझसे पूछे गए, जो उसमें काफ़ी अच्छे से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। तो इंटर उनका इस बार गैप ईयर पे ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मैंने काफ़ी हम्म प्रिपरेशन कर रखा था मेरे डेफ में, तो उसका हम्म फ़ायदा इस बार काफ़ी मिला। तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा, एक फ्री फ्लो कन्वर्सेशन इस बार हुआ। एक काफ़ी एंगेजिंग इंटरव्यू मेरा हुआ, जो कि लास्ट 2 टाइम से नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे हम्म तरफ से कुछ देने के लिए था नहीं। मेरे पास कुछ हम्म। एथिक्स भी नहीं था और गैप ईयर काफ़ी हो रखा था, तो इंटरव्यू काफ़ी फैक्चुअल हो रहा था लास्ट 2 टाइम से। और राइट। मैं एनालिटिकल थिंकिंग वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन उस तरफ इंटरव्यू जा नहीं रहा था लास्ट 2 टाइम से। हम्म। तो इस बार काफ़ी अच्छा ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू हुआ, तो उसका आई थिंक फ़ायदा मुझे मिला, जो भी सर्टिफ़िकेशंस एंड ऑल मैंने किए। तो उससे जो हम्म। गैप ईयर की तरफ फ़ोकस शिफ्ट ना होके मेरे डेफ की तरफ ही फ़ोकस रहा पैनल का। तो आई थिंक उससे राइट मुझे फ़ायदा हुआ इंटरव्यू में। राइट। ये आई थिंक दिस वुड एक्ट एज, जो हम बोलते हैं ना रामबाण, ये यस, रामबाण की तरह तुम्हारे वर्ड्स काम करेंगे। और दो एस्पिरेंट्स इनका गैप बहुत अच्छे से तुमने चीज को राइट अपनी ओर डाला। चीज को ये तुम्हारे अगेंस्ट जा रहे थे 2 साल से, तुमने वर्कआउट किया कि हाउ इट कैन बी राइट टर्न इन माय फेवर, यस ताकि सर, मेरे पर्सनैलिटी मेरे एनालिटिकल स्किल्स को डिस्कस किया जाए। तो यस आपने सर, किया करेक्ट। ये तो तुम्हारा हार्डवर्क एंड थिंकिंग एनालिटिकल कैपेबिलिटी ही शो करता है शुभम, कि तुमने वो कोर्स किया। दूसरा कोई होता तो छोटा चलो छोड़ो क्या करना है, राइट? ये थॉट एनालिटिकली आपने किया नहीं, ये काम आया। दैट्स वेरी गुड, सुपर यस सुपर सर। शुभम। नाउ कमिंग ऑन टू द डिफरेंट फेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन शुभम, फेज 1 फेज 2। सो क्या तुम्हारा मैसेज रहेगा, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बहुत है यूपीएससी में, फिर आपने इस एग्जाम को भी बहुत बार टैकल किया, राइट? नबार्ड को आप यस सर। इंटरव्यू तक पहुंच रहे थे बार बार। तो पूरे एक अगर हम क्रक्स में नटशेल में बात करें फेज 1 फेज 2 को मिला के, आप क्या अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहोगे प्रिपरेशन के टाइम फॉर द एस्पिरेंट्स? सर, नबार्ड एग्जामिनेशन में हर फेज का अब एक अलग रिक्वायरमेंट है। और फेज वन में आई थिंक सेक्शनल कट ऑफ हर सेक्शन का निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्यूआरई सेक्शन है वो अगर हम टैकल कर ले, तो हम्म तो ओवरऑल कट ऑफ निकालना काफ़ी इजी है, क्योंकि कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता नहीं है और कोई ना कोई सेक्शन में कैंडिडेट्स रुक जाते हैं, उस वजह से ओवरऑल कट ऑफ काफ़ी नीचे रहता है। तो मैं कहूँगा हम्म कि फेज वन के टाइम ही ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन फेज वन और फेज टू का होलिस्टिकली कर लेना चाहिए। तो क्योंकि हम्म फेज ऑब्जेक्टिव बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, और फेज वन कंप्लीट होने के बाद में फिर अदर सेक्शन पे हमें ध्यान देना होता है, खासकर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड टेक्निकल हम्म डिस्क्रिप्टिव पे। तो इस हम्म चीज़ को ध्यान रखें तो फेज वन काफ़ी इजीली क्लियर हो जाता है। और फेज टू पे और एक चीज़ सर मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी शॉर्ट साइकिल एग्जाम है नबार्ड। तो फेज हम्म वन का फेज वन देने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेकुलेशंस में लग जाते हैं कि कट ऑफ क्या होगा, और ये इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उनका। तो वो हम्म उसमें वो लोग कुछ 50-50 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं कि उनका फेज़ 1 होगा या नहीं होगा। तो वो बहुत प्रीशियस टाइम होता है फेज़ 1 के बाद में। उसको आपने लॉस कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपका फेज़ 1 क्लियर हो चुका है, हो गया तो। तो हम्म वो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और अगर आपको डाइसी सिचुएशन है, फिर भी उसमें भी ऐसा पढ़ाई करें कि आपको आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा। तो हम्म वो टाइम अगर वेस्ट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर आप हम्म। फ्रेशर्स हो स्पेशली। राइट राइट राइट। दैट इज अ गुड मैसेज, बिकॉज ये एक्सपीरियंस ही बता रहा तुम्हारा कि इन सब चीजों में पढ़ने से अच्छा आप पढ़ो। इस साल नहीं हुआ तो ठीक है, अगले साल एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है कि इसी साल एग्जाम देना है, राइट? तुम भी एग्जाम्पल हो, हर बार एग्जाम दिया अभी जाके सिलेक्शन हुआ, राइट? दैट इज अ वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट मैसेज दैट शुभम इज गिविंग विथ हिज एक्सपीरियंस, राइट? ऑल ऑफ शुड ट्राई टू अडॉप्ट इट। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। शुभम, अगर हम बात करें सिंस मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? यस सर। GS3 का बैकग्राउंड चलो है यूपीएससी से, बट इवन दो द syllabus of NABARD or the question of NABARD, if we talk about the agriculture portion, is somewhat little bit different because static portions भी आते हैं। यस So सर। all those UPSC students who are having some engineering background इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो just what you can say to motivate them that this agriculture is not that tough for this examination? एग्रीकल्चर के लिए मैं कहूँगा कि बुक्स ना पढ़ के कोचिंग नोट्स पे रिलाई करो तो ज़्यादा ईज़ी होगा, हम्म क्योंकि जो बच्चे नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वे उन्हें पता नहीं है कि लिमिट क्या है एग्रीकल्चर को कहाँ रुकना है पढ़ने के लिए। हम्म तो हम्म और
थोड़ा अभी पैटर्न शिफ्ट भी हो रहा है ऑब्जेक्टिव में, ईआरडी थोड़ा टफर साइड जा रहा है, हमने जैसा देखा फेस मेंस में भी और प्री में भी। तो थोड़ा मैं कहूँगा कि ईआरडी को और अच्छे से प्रिपेयर करें, लेकिन उसकी एक लिमिट है। ईआरडी टफ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारी लेंदी बुक्स पढ़ना चालू कर दें। राइट। लिमिटेड रिसोर्सेज पे डिपेंड रहना ईआरडी के लिए सही होगा, उसका रिपीटेड रिवीजन करें तो वो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एआरडी आई थिंक कोचिंग नोट्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, स्पेशली जो नॉन एग्रीकल्चर आ रहे हैं। और उसके अलावा फिर जो डिस्क्रिप्टिव टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव है उस पर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी स्कोप है कि आप 45 मार्क्स तक उसमें स्कोर कर सकते हैं। Right, right. This is very important. Objective में marking, right? That's important in this examination. शुभम, और एक चीज जानना चाहूंगा, एक पेपर होता है इंग्लिश, बिकॉज हमारा जब लिंक छूट जाता है एग्जामिनेशन में, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग दैट अटेंशन टू द इंग्लिश, राइट? सो हाउ वाज योर प्रिपरेशन रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर? ये भी नाबार्ड में उतना ही जरूरी है, बिकॉज 150% तो यही है। तो इंग्लिश के बारे में आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर इंग्लिश पे मेरा फोकस ये था कि अपने टेक्निकल ग्रामर को इम्प्रूव करूँ। उसके लिए मैं ग्रामरली वेबसाइट का बहुत यूज़ किया। मेरा यस। एक नियम बना लिया था कि हर संडे को एक ऐसे ग्रामरली पे टाइप करना है, और जितना फिर उसमें स्कोर आ रहा है, टेक्निकल जो मिस्टेक्स आ रही है उसको इम्प्रूव करूँ। और जो कंटेंट था उससे उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यूपीएससी से थोड़ी हेल्प मिली कंटेंट बिल्डिंग में। तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश में एवरेज मार्क जितने सबके आ रहे हैं 60 तक लाने का हमारा टारगेट रहना चाहिए, उससे कम नहीं हो। और उसके लिए की यही है कि अपनी ग्रामर पे काम करो, एंड विथ एवरेज कंटेंट विथ गुड ग्रामर, तो उसमें एवरेज मार्क्स हम ला सकते हैं। और टाइपिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। तो मैंने सर इसके लिए एक अलग से टाइपिंग भी सीख ली थी, थोड़ा जो टाइपिंग सेंटर्स होते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा और स्पेस मिल जाता था सोचने के लिए। तो टाइपिंग स्पीड मैं कहूँगा कि जिनके पास टाइम है वो अलग से 1 घंटा रोज दे के टाइपिंग सीख ले तो काफ़ी एग्जाम में एज मिल सकती है। राइट, राइट, राइट। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा शिवम तुमसे, विथ योर एक्सपीरियंस दैट विल मैटर लॉट टू द एस्पिरेंट, जो भी आप अभी कहोगे। तीन ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखने लायक है इन दिस जर्नी ऑफ 3 मंथ्स 4 मंथ्स, जो पीरियड होता है, जैसे अभी से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, and जब वो देंगे ना बार अल्टीमेटली, इस दौरान कैसे उन्हें अपने आप को संजो के रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हर सेक्शन इम्पॉर्टेंट है नबार्ड एग्जाम में। कोई भी सेक्शन में आपके कम नंबर आए, खासकर फेज 2 में, तो वो आपको नीचे ला सकता है। तो हर टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश एंड ऑब्जेक्टिव, तीनों पे इक्वली वेटेज देना है, तीनों तीनों को इक्वली इम्प्रूव करना है। सेकंड में कहूँगा सर कि माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे कंट्रोल में है उस पे ज़्यादा फोकस करें, और उसी पे ज़्यादा काम करें, तो उससे एक मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी और एंजाइटी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर चीज़ें हमारे लिए ख़राब हो सकती है। तो अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि एग्ज़ाम देना है, तो फिर बहुत ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत साइंटिफिक एक मेथड से एग्ज़ाम के डिफरेंट जो पार्ट्स है उस पे फोकस करें, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पे ध्यान ना दें। तो यही सर मैं कहूँगा। राइट। एंड शुभम, लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा ना कि फॉर एस्पिरेंट्स लाइक यू जो सेलेक्ट हुए हैं, दूसरे सेलेक्ट हो रहे हैं, दैट मेक्स मी हैप्पी, बट स्टूडेंट्स लाइक यू व्हेन गेट सेलेक्टेड ना, इट मेक्स मी मोर हैप्पियर। मैं रीजन ये बता रहा हूँ कि बिकॉज यू पीपल एक्ट एज अ मिथ बस्टर। जो एक मिथ सर्कुलेट होता है ना इन एंड अराउंड कि हमारा गैप ईयर हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे ही बोल के बाहर कर दिया जाता है, तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाते तैयारी करने की। तो यस सर। आपने जो गैप ईयर क्रिएट किया, दैट इज फॉर गुड समथिंग, यू लर्न समथिंग। आपने यूपीएससी प्रिपरेशन किया, या इट इज अ फैक्ट इन इंडिया सब में यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं होता, बट आपने जो इस साल सिलेक्शन लिया है, सीट लिया है, आने वाले जितने भी साल में नाबार्ड का एग्जामिनेशन होगा, आपका एग्जाम्पल सबको दिया जाएगा, मेरे तरफ से तो दिया ही जाएगा। इफ शुभम कैन यस डन, आप भी कर सकते हो। सी हाउ ही हैज मोल्डेड, जब एडवर्स जा रहा था तो उसने कैसे सब सारी चीजों को अपने तरफ मोड़ा फॉर द थर्ड इंटरव्यू जो आपने अभी बात बताई। So यस hats सर। off to you, Shubham, for this, and my all the best and my all the wishes to you for all your future endeavors.
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक Okay, यू सर, okay, Shivam. Thank you. थैंक यू सर।